बाजार की उठापटक तो जारी रहती है, लेकिन आप इन सब के बीच निवेश शुरू करने की उलझन में ही ना रह जाएं, इसलिए म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेना जरूरी है। और आपके उम्र से लेकर सेविंग कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा ऐसा फंड बेहतर है, वो बताता है आपका खास शो फायदेमंद फंड्स। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से, और मेरे साथ मुंबई में जुड़ रही हैं कविता थापलियाल। नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया शैल जी। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, आपका जो निवेश पोर्टफोलियो है काफी हद तक आपकी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पहचानें, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को पहचानें और उसके बाद अपने लिए एक निवेश रणनीति तय करें जहाँ पर फायदेमंद फंड आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। हम शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इस शो में 4 पोर्टफोलियोज को कवर किया है, तो आज बारी है तीसरे पोर्टफोलियो के फंड्स आपको बताने की जो हमने उनको रेकमेंड किए थे। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है दर्शिनी और विनय की, तो एक झलक डालते हैं उनके पोर्टफोलियो पर। दर्शनी और विनय को निवेश के लिए सुझाए गए फंड्स आपके सामने हैं। इसमें से पहले 2 फंड्स यूटीआई इक्विटी और पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के फंड मैनेजर्स से हम आपकी मुलाकात पिछले 2 हफ्तों में करवा चुके हैं, और आज हमारा फोकस है तीसरे फंड पर। शानदार ये एक स्कीम है जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर हम मिलते हैं एक्सिस ब्लू चिप के फंड मैनेजर श्रेयस दिवालकर से, जो हमारे साथ इस खास पेशकश में आज जुड़ भी गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड में श्रेयस जी। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो साल है हर किसी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भरा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक तरह से निकल कर आएगा अगर हम इस साल में खासतौर से फंड्स की चाल को समझें, उनको देखें तो। जिस तरह की अनिश्चितता यहाँ पे निवेशक जो है वो झेल रहे हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस हमें लग रहा है निवेशकों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार की चाल की वजह से। अगर हम डेटा को भी देखें तो पिछले महीने काफी रिडेम्पशन भी हुए हैं पोर्टफोलियोज में। अब इस तरह की स्थिति में आपके फंड ने क्या किसी तरह की खास रणनीति यहाँ पर अपनाई है? धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। तो हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड है, उसका रणनीति हमेशा से ही क्वालिटी और ग्रोथ इसके बुनियाद पे ही टिकी हुई है। जैसे जो कंपनीज की में डेट कम होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होती है, ऐसे कंपनी में हम इन्वेस्ट हमेशा से करते हैं। अभी जैसे आपने कोविड सिचुएशन और आज की सिचुएशन का नाम दिया, नॉर्मली कोई इसको ये जैसे क्राइसिस चल रहा है, वैसे कोई भी क्राइसिस के बाद और ड्यूरिंग दैट टाइम भी नॉर्मली मार्केट जो है वो अच्छे क्वालिटी के कंपनी की तरफ ही फ्लॉक करता है या फिर उसकी तरफ ही जाता है। तो इसीलिए हमने ये फंड में क्वालिटी और बेटर क्वालिटी कंपनीज एज डिफाइंड बाय उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, डेट लेवल कम हो, कैपेक्स इंटरनल अप्रूवल से ही फंड हो, ऐसे फ्यू पैरामीटर्स हम रखते हैं जो एक्चुअली कंपनी की मोड को वो ज्यादातर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी रही है। और दूसरा, आपने एक नोटिस किया होगा कि फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट 24 है। तो ब्रॉडली ऐसे फ्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ही हमारा अटेम्प्ट रहा है। जी श्रेयस जी, आपके फंड को ज़रा अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, सिर्फ 24 स्टॉक्स हैं और लगभग 14,500 करोड़ रुपए इन 24 स्टॉक्स पर
अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप पहले 5 स्टॉक्स को देखें, नाम सारे जाने पहचाने हैं, HDFC बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस और RIL, इसमें लगभग 1/3 पैसा यहाँ पर आपको लगता हुआ दिखेगा, 5,075 करोड़। ये बताइए कि इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आप क्यों रखते हैं और इसके एडवांटेजेस आपको क्या आते हुए दिख रहे हैं इस समय में जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट स्टेक है? देखिए, अभी ये पोर्टफोलियो जो आप देख रहे हो वो बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स ये लास्ट 2.5 ईयर्स से चल रहा है, 2018, 2019, 2020। आपको टॉप 5 के नाम चेंज हुए दिखेंगे, पर नंबर ऑफ स्टॉक्स ब्रॉडली 25-26 इसके आजू बाजू ही है। ये क्यों रखा गया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि इन लास्ट मेनी ईयर्स, इट इज फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही है, आपको थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ, बट फिर भी आपने देखा होगा कि इकोनॉमी जो है वो नैरो इकोनॉमी है, जिसमें क्या हो रहा है कि इकोनॉमी का आप जैसे पता होगा कि जीडीपी के 3 कंपोनेंट रहते हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट्स। तो उसमें से इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वो बहुत पैची रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स पार्ट भी थोड़े थोड़े समय के लिए पैची रहा है, तो कंजम्पशन ये एक ही पार्ट अच्छा कर रहा है। तो इसके लिए क्या है कि बिकॉज इकोनॉमी इज नैरो, पोर्टफोलियो इज नैरो, तो ये दिस इज आउटकम ऑफ अ नैरो इकोनॉमी, और इसीलिए ही हमने ये ऐसा रखा है। और ये आज का नहीं है, ये लास्ट 2-3 साल से ऐसे ही। बिल्कुल श्रेयस जी, यहाँ पर दर्शकों को हमें थोड़ा सा लार्ज कैप फंड की अहमियत उनके पोर्टफोलियो में समझानी चाहिए। देखिए, बाजार का तो नेचर ही उतार चढ़ाव का, और ऐसे में आपको इस तरह के बाजार में डिप्स और बाद में रिकवरी का भी कई सारे सेशंस, कई सारे मोड आपने देखे होंगे। लेकिन लार्ज कैप फंड एक ऐसी कैटेगरी है जो न सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव को झेलता है, बल्कि इन्फ्लेशन को भी मात देने में आपको काफी हद तक सहायता करता है। स्पेशली जब बाजार में गिरावट आती है तो इस तरह के फंड्स में रिकवरी मोड जो है बाकी कैटेगरीज के मुकाबले काफी ज्यादा जल्दी हम देखते हैं। लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में आप शुरुआत करें अगर आपको निवेश की शुरुआत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं श्रेयस जी, सेक्टोरियल एक्सपोजर पर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप और हमें विस्तार से समझाएं। जैसा कि शैल जी ने काफी हद तक बताया ही दिया है, यहाँ पर फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी पर आपका बहुत ज्यादा जोर है, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या आपको आपके सेक्टर सिलेक्शन में कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है? क्या इस फंड में जो पोर्टफोलियो की तरक्की की कहानी है आगे कोई नया मोड़ लेगी? जैसे आपने देखा होगा कि करंट सिचुएशन में हम लोग जब ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें दिख रहा है कि कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ रिलेटिवली ज्यादा रहेगी। इधर वर्ड रिलेटिव इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एब्सोल्यूट ग्रोथ देखने के लिए जाए तो शायद ये साल में आपको बहुत जगह पे वो एब्सोल्यूट ग्रोथ दिखना मुश्किल हो जाएगा, बट रिलेटिवली ग्रोथ कहाँ दिखेगी। तो वो पैरामीटर में से आप यूज करें तो आप ये पाते हैं कि जनरली टेलीकम्युनिकेशन, आईटी एंड ये जो सेगमेंट है जहाँ पे करंट सिचुएशन का इम्पैक्ट सबसे कम दिखाई दिया है, तो और फूड कैटेगरी, तो फूड कंजम्पशन, तो ये तीनों कैटेगरी आप देखोगे कि पोर्टफोलियो में ज्यादा है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी कम्स जहाँ पे इम्पैक्ट भले ही ये क्वार्टर में ज्यादा दिखे, पर उनके टिकट साइज या फिर वो लो डिस्क्रिशनरी आइटम है, तो उनके टिकट साइज ऑफ परचेस उसकी लो होने के कारण लॉकडाउन खोलने के बाद जनरली डिमांड वापस आएगी उनमें, तो इसीलिए वो कैटेगरी की कंपनी, कंजम्पशन की कंपनी उसके बाद आपको दिखाई देगी। और फिर सबसे लास्ट जो कंपनी आती है वो कंपनीज अच्छी है पर बिकॉज ऑफ लिवरेज, तो उसमें इवन फाइनेंशियल कंपनी का भी वही है, फाइनेंशियल कंपनीज आर हेवीली लिवरेज, बट उसमें से कई कंपनियां ऐसी है जिनके प्रमोटर्स, उनके मैनेजमेंट ने वो कंपनी को आपने देखा होगा कि ये इस बार दिस इज नॉट अ फर्स्ट क्राइसिस वी आर गोइंग थ्रू। इसके पहले आयरन एफएस लाइबिलिटी क्राइसिस, उसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ था, तो देयर हैज बीन मल्टीपल क्राइसिस बिफोर दिस। तो वो सारे क्राइसिस में से जो जो बैंकिंग फाइनेंशियल नेम्स है जिन्होंने उनके लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी अच्छे होने के कारण अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, तो वैसी कंपनियां भी हमने रखी है। तो नॉर्मली ये पोर्टफोलियो मैं 3 कैटेगरी में से डिवाइड करता हूँ, एक जिनके अर्निंग में सबसे कम इम्पैक्ट है या नहीं है, दूसरे जिसके कम अर्निंग में इम्पैक्ट है लेकिन दे कैन कम बैक, और तीसरा जिसमें लिवरेज है बट उनकी मैनेजमेंट ने बार बार इन लास्ट अर्लियर मेनी क्राइसिस ये दिखाया है कि दे वुड हैव कम आउट ऑफ दोस क्राइसिस इम्पेकेबली।
जी श्रेयस साहब, आप खुद एक केमिकल इंजीनियर हैं और आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में। ये बताइए कि फ़िलहाल पिछले 6 महीने से एक शानदार रैली हम केमिकल स्पेस में देख रहे हैं और मैंने एक बात नोटिस करी, कोई ख़ास केमिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपके 23 कंपनीज़ में जो आपके पोर्टफोलियो के हिस्से में है। तो एक, क्या जो हम रैली केमिकल स्टॉक्स में देख रहे हैं इससे आपको कुछ पसंद नहीं आता, या क्योंकि आप एक लार्ज कैप फंड हैं इसलिए आप केमिकल स्पेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे? तो एक्चुअली जो केमिकल की रैली है वो एक्चुअली लास्ट 6 महीने की नहीं है। आप कहोगे तो ये रैली ऑलमोस्ट 2014 में ही शुरू हुई थी। 2014 से ही लगातार केमिकल कंपनियां अच्छी करते जा रही। तभी मुझे याद है, मैं तभी कंपनी ये लेता था, तभी 6 टाइम 8 टाइम पी पे मिलती थी। तो ये रैली तब से ही शुरू है और एक्चुअली ईयर आफ्टर ईयर ये स्ट्रेंथन होती गई है। तो आपने दूसरा मुद्दा जो उठाया है दैट इज मोर वैलिड कि ये सब कंपनीज स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में आती है, तो इसीलिए सम ऑफ देम इसमें नहीं दिखाई देती। शायद पहले थोड़े टाइम में होती होगी पर अभी तो बिल्कुल नहीं है। मैं दूसरा एक एक्सिस मिड कैप फंड अभी मैनेज करता हूँ, तो उसमें आप देखोगे कि केमिकल कंपनी, एग्रो केमिकल कंपनीज बहुत ज्यादा उनमें एक्सपोजर रखा है। पर लार्ज कैप कंपनी में जनरली रिप्रेजेंटेशन इसका कम है, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा। श्रेयस जी, यहाँ पर किसी भी फंड की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट वो कितना कमा कर दे रहा है निवेशकों को, वो जानना बहुत जरूरी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि एक्सिस ब्लू चिप जो है इस मार्क पर बना हुआ है, इनफैक्ट तेजी से तरक्की भी कर रहा है। काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है लार्ज कैप का, इसमें अब निवेशकों को किसी तरह के बदलाव और आगे चलकर दिखाई देंगे, इस पर तो आपने काफी हद तक प्रकाश डाल ही दिया है। लेकिन मौजूदा समय में जो निवेशक कतरा रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? किस तरह का फायदा आने वाले वक्त में इस तरह की लार्ज कैप फंड में, खासतौर से एक्सिस ब्लू चिप में हम आते हुए देखेंगे? लार्ज कैप फंड में आप देखोगे कि जैसे ये पोर्टफोलियो है एक्सिस ब्लू चिप का, तो ये पोर्टफोलियो में इवन लार्ज टॉप 5 टॉप 10 नेम्स जो है, तो आपको लगेगा कि ये 24 नाम है तो 24 नाम कांस्टेंट है क्या? तो देर ऐसे बहुत सारे चेंजेस ये पोर्टफोलियो में पहले से भी करे दिए। जैसे 2017 में पोर्टफोलियो में ऑटो एज अ सेक्टर 18% का हुआ करता था। एट अ पॉइंट इन टाइम फिनेंशियल्स 40% हुआ करता था। तो जब भी हमें लगता कि नहीं इसमें ग्रोथ नहीं आएगी, साइक्लिकली डाउनटर्न है, तो हमने उसमें कम किया है। तो हम ऐसे लगातार देखते रहते हैं। तो आगे जाके भी जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनी, वैसा भी पोजीशन करके रखा है। कल तो अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। कल जब भी कभी वैक्सीन आने की चांसेस बढ़ेंगे, जब भी कभी इकोनॉमी में स्टिमुलस आ सकता है, उसकी भी आशंका हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन जब भी कभी वैसे थोड़े अगर सिग्नल हमें मिले तो अकॉर्डिंगली देयर कैन बी सम चेंजेस। बट अभी जो पोर्टफोलियो बनाया है वो करंट सिचुएशन को नजर रखते हुए बनाया है। बट ऐसे जब इवेंट्स दिखाई देंगे तो अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस पाओगे। जी देवलकर साहब, एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस महीने अगर आप पिछले महीने का एसआईपी फ्लोस देखें तो वो आपको बिल्कुल ख़त्म होते हुए दिखेंगे। सिर्फ 245 करोड़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के ज़रिए से आते हुए दिखे हैं। ये आंकड़ा पहले करीब 7,000 या 8,000 करोड़ होता था हर महीने। क्या आपको कोई परेशानी आती हुई दिख रही है इस स्पेस में, और अगर हाँ तो आप निवेशकों को क्या राय देंगे? नॉर्मली एसआईपी का फ्लोज जो है वो एक्चुअली लास्ट 2-3 साल से अच्छा ही रहा है। तो फॉर सम टाइम वो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो इट डजंट मैटर मच। बट निवेशकों के लिए यही राय रहेगी कि हम इन्वेस्टेड कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं, दैट डिटरमाइंस आवर रिटर्न रेदर देन कि हमने अच्छा टाइमिंग किया कि नहीं। जैसे अगर हमने एक अभी एनालिसिस किया था कई दिनों पहले कि लास्ट अगर 39 ईयर्स का हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये पाया गया है कि अगर निवेशक सिर्फ 30 दिन मार्केट में नहीं रहते और वो 30 दिन जो हाईएस्ट रिटर्न डेज है मार्केट के, तो उनका रिटर्न 7% सीएजीआर से कम हो जाता। तो और वो 30 दिन जहाँ पे बेहतर रिटर्न होता है मार्केट में, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए कितना टाइम हम मार्केट में बिताते हैं उससे हमारे रिटर्न्स डिपेंडेंट रहते हैं, रेदर देन
अभी खराब चल रहा है तो अभी निकाल लेंगे, बाद में अच्छा करेगा तो और पैसा डालेंगे। वो टाइमिंग है, वो इवन एक्सपर्ट्स यानी मुझे भी अगर आप पूछोगे कि इज इट अ राइट टाइम, इज इट नेक्स्ट मंथ इज अ राइट टाइम, और इवन 3 महीने पहले भी पूछते हैं कि इज इट अ राइट टाइम, तो वो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो उससे अच्छा वो डिसिप्लिन जो है कि हर महीना मैं रख रहा हूँ एंड आई नो दैट दिस मनी इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। तो वो डिसिप्लिन जो है वो ज्यादा काम करती है रेदर देन हम लोग अगर टाइमिंग पे फोकस ना करें तो बेटर है। ऑलराइट, तो श्रेयस जी आपने काफी अहम सीख दी है यहाँ पर निवेशकों को कि बाजार को टाइम करने की कोशिश ना करें और अपने निवेश में अनुशासन बरतें, तब जाके ही आपको फायदा होगा, मुनाफा दिखेगा, आपके आर्थिक लक्ष्य भी अचीव हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस जी समय निकालकर आज फायदेमंद फंड से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी नोट पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आप सभी के सवाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है और चर्चा होगी अब आप सवाल और जवाब के। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़ चुके हैं। rankmf.com म्यूचुअल फंड वेबसाइट के वो सीईओ हैं और पिछले 2 दशकों से बहुत शानदार तरीके से हर तरीके का फंड आप एनालाइज करते हैं। राय भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे पहले जो जिनके पास प्रश्न है वो भुवनेश चुग साहब हैं। भुवनेश जी, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स पर। और बताइए किस तरीके की आपकी समस्या है। मैं देख रहा हूँ आपने 5 फंड्स में लगभग 5 और 3 8 9 10,500 रुपए का मंथली निवेश कर रखा है। आप क्या चाहते हैं? कोई फेरबदल या कोई और सवाल है आपका? नहीं सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि मैंने 5 म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है। मिराई एसेट में, एमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 5,000 की, और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड में 1,500 की, HDFC स्मॉल कैप फंड में, और आदित्य बिरला सन लाइफ फंड में। तो मुझे एडवाइस किया गया था कि मुझे आदित्य बिरला सन लाइफ फंड से टैक्स सेविंग से एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर देना चाहिए अमाउंट, और जो मेरा स्मॉल कैप फंड है फ्रैंकलिन इंडिया और HDFC स्मॉल कैप, उन दोनों में से बंद करके SBI स्मॉल कैप में शुरू कर देना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता था कि मैं अपना सारा अमाउंट एक बारी में ट्रांसफर कर दूं या SWP या STP से करना चाहिए मुझे? क्या बात है, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका भुवनेश जी, और सारा तसल्लीजनक आपको ओमकेश्वर सिंह साहब जवाब देंगे। सिंह साहब बताइए क्या करना चाहिए, क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है या कोई आप इसमें फेरबदल बताएंगे 5 स्कीम्स में? जी सेलेरियो में फेरबदल करना होगा। एक रियल स्मॉल कैप है, एक मल्टी कैप है और एक लार्जर। तो जो ESL टैक्स सेवर है वो ठीक है, इस समय वो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको स्विचिंग नहीं है लॉन्ग टर्म में। 2 इनके जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, फ्रैंकलिन इंडिया, ये स्मॉल कैप से निकल करके मिड कैप पे जा सकते हैं। तो एक वो DSP मिड कैप में जा सकते हैं, दूसरा एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जा सकते हैं। थर्ड जो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, उसके जगह पर एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड मच बेटर है। और जो मल्टी कैप है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, उसके जगह पर ये UTI इक्विटी फंड, जिसमें ये लगाएंगे तो इनका पोर्टफोलियो ज्यादा बेटर हो जाएगा। चुग साहब, आपका जो मेल आईडी है हम आपका जो रीचेंज्ड पोर्टफोलियो है उस पर भेज देंगे। जो भी बदलाव आपको ओमकेश्वर सिंह साहब ने बताए हैं वो आपको आपकी ईमेल आईडी या हमारे ट्विटर हैंडल पर फिलहाल आपको मिल जाएंगे थोड़ी ही देर में। कविता जी आप लीजिए दूसरा प्रश्न। मेरे ख्याल से प्रतीक सिकारिया साहब जुड़ चुके हैं। जी प्रतीक नमस्कार, आपका पोर्टफोलियो हमारे सामने है और इसमें 8 फंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। आपने 3 महीने पहले से ही इनमें निवेश करना शुरू किया है प्रतीक? मैम मैंने डिसिप्लिनली 3 महीने पहले से स्टार्ट किया, बाकी पहले मैं डिसिप्लिन वाइज नहीं करता था, रैंडम अच्छा करता था। हाँ अच्छा, मुझे ये बताइए कि आर्थिक सलाहकार की सलाह ली है आपने? नहीं, मैंने किसी की सलाह नहीं ली है, मैं खुद से ही करता हूँ। खुद से ही करता है, मेरे ख्याल से तभी ही आपने 8 फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए हैं। ओमकेश्वर जी हमारे साथ हैं। ओमकेश्वर जी, फंड्स के नाम आपके पास है, इनफैक्ट स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं। इन्होंने 3 महीने से अनुशासन बरता है अपने निवेश में, लेकिन थोड़ा फंड के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। इसमें भी इनको अनुशासन बरतना चाहिए, किसमें से निकलना चाहिए और क्यों?
जी इस फंड से ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन यानी कि खुद करने से ये होता है कि आप जरूरत से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट कर देते हो और उसके कारण जो एक्चुअल आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न होना चाहिए वो रिटर्न आपको सही से नहीं मिल पाता। तो कोटक फोकस को कंटिन्यू रख सकते हैं, एक्सिस ब्लू चिप को वो कंटिन्यू रख सकते हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। दो इनके पास सेक्टोरल फंड्स है, तो सेक्टोरल फंड में से एक जो सेक्टोरल फंड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वो उससे निकल करके यूटीआई इक्विटी में जा सकते हैं, वहाँ पर फाइनेंशियल अच्छा से कवर किया हुआ है। दूसरा जो उनका आईएससी प्रूव का जो फार्मा एंड डायग्नोस्टिक है, उससे वो निकल करके डीए सकते हैं, क्योंकि उसमें अराउंड 16% जो एसेट है वो फार्मा हेल्थ केयर में उसका एक्सपोजर है। उनके पास दो जो वैल्यू फंड्स है, उससे वो निकल करके एक मल्टी कैप पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी में जा सकते हैं और डीएसपी मिड कैप कंटिन्यू रखेंगे। तो ये उनके लिए सलाह रहेगा। और जो 50,000 रुपया वो लगाएंगे 10 साल के लिए, तो वो उनका जो टारगेट कॉर्पस 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब करीब 100 कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। चलिए, ये फिलहाल आपको सिकारिया साहब जवाब मिला होगा। एक तो नंबर ऑफ फंड्स आप कम कीजिए, ये ओमकेश्वर सिंह साहब की राय है। और जो उन्होंने जो रीचेंज्ड पोर्टफोलियो आपको भेजा है, वो आपके हम ईमेल पर या अपने ट्विटर हैंडल पर आपको थोड़ी ही देर में फिलहाल मिलता हुआ दिखेगा। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। फ़ायदेमंद फंड्स को यहीं निपटाते हैं और फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो आपको खबरें दिख रही हैं कि लोग एसआईपी अपना बंद करते जा रहे हैं इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स में, वो एक बहुत ही गलत कदम है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल्थ के लिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप आगे आने वाले महीनों में अपना एसआईपी बंद कर देंगे, तो ये एक बहुत ही गलत कदम होगा। हम लोग आपको ये एडवाइस करते हैं कि लंबी अवधि के लिए महीने दर महीने इन फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और फायदेमंद फंड्स के साथ जुड़े रहिए। कविता जी। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर अपने निवेश लक्ष्य को ध्यान में रखिए और उसके मुताबिक जितना मुमकिन हो सके आपको बचत के साथ साथ निवेश का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बाजार की उतार चढ़ाव के साथ आपको कोई मतलब नहीं है, यानी आपको अपने निवेश में टिके रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमें इजाजत दें।